ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रवासियों के लिए निर्वाचन आयोग की रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विगत 16 जनवरी को देश के 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। ये बैठक थी देश के प्रवासी मतदाताओं के लिए एक नई तकनीक का उपयोग कर उनके मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी भागीदारों को एक मंच पर लाना और उनसे चर्चा कर आवश्यक हो तो अपेक्षित कानूनों में बदलाव करना। नई तकनीक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसके माध्यम से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और अपना मनचाहा प्रतिनिधि चुन सकेंगे। सर, ये जो नई व्यवस्था है, मुख्य रूप से समझना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों गंभीरता से महसूस किया गया कि निर्वाचन आयोग नई तकनीक लेकर आए। आपने सही कहा, तकनीक जो है वो इतना जरूरी नहीं है जितना कि आवश्यकता। हमारे देश संविधान बना 1950-1951 में, चुनाव के दौर चल पड़ा। आज की तारीख में सबसे बड़ा फंक्शनल डेमोक्रेसी है दुनिया की भारत। तब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाए, जो दूरदृष्टि रख के हमारे वो उस समय के महानायक जो थे, सब संविधान के निर्माण किया, उन्होंने ऑर्डिनरी इंडियन के हाथ में वोट की पावर दे दिया। ये बहुत सारे देश में नहीं है। उसी समय में लोगों को चुनाव के लिए उनके हाथ में एक बड़ा पावर देना बड़ी बात है। लेकिन वो चुनाव की दौर चल पड़ा। आज तक हमेशा ठीक समय पर चुनाव होते रहे। अभी हम लोग 2019 के बाद 2024 की राष्ट्रीय चुनाव के आसपास आ गए हैं। लेकिन ये जो लोगों को सशस्त्रीकरण किया गया वोटिंग पावर के माध्यम से, उसका पूर्ण रियलाइजेशन हो नहीं पाया। क्यों हो नहीं पाया? क्योंकि जो वोटर टर्नआउट या वोटर रजिस्ट्रेशन वो हमेशा कम रहा। आज की तारीख में, जबकि हाल ही के चुनाव में 2014-2019 में ये 66-67% का आंकड़ा छू चुका है, उसके पहले तो बहुत ही खराब था, तब भी हमारा 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं, जो कि इलेक्टोरल लिस्ट में है। क्यों नहीं दे पाते हैं? तो उसका 3 कारण पाया गया है। जिस एक कारण के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, जो कि जिंदगी की कई कारणों से, वो शादी के लिए हो या जॉब की तलाश में हो या एजुकेशन के लिए हो या कोई भी एक अनिवार्य कारण होता है जिसके लिए वो अपना जो घर छोड़ के, जहां की ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वहां छोड़ के उसको जाना पड़ता है। तो उनको फ्रेंचाइज से वंचित करना क्या अच्छी बात है? ये नहीं है। जो 3 कारण मैंने बताया, बाकी दोनों कारण के ऊपर आज चर्चा नहीं है। एक है अर्बन आपाती, शहरी लोगों का उदासीनता। एक है जो यूथ, वो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया से मन से जुड़ नहीं पाया है, जबकि कोशिश जारी है। लेकिन ये जो माइग्रेंट वोटर्स के है, डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर का कितने उसी से नुकसान है टर्नआउट का, उसका कोई क्लियर आंकड़े नहीं है। लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर है और उसमें 85% जो है माइग्रेशन अपने एक राज्य के अंदर होता है। लेकिन बहुत दिनों से ये बात चल रहा है कि इन लोगों को एक बड़ी अधिकार से वंचित क्यों किया जाए। जब उनका रजिस्ट्रेशन एक जगह में होता है, अगर कोई कारण से वो टेम्पररी और कोई जगह में चले जाते हैं, वहां से अपने गांव के लिए, अपना घर के लिए क्यों वोट नहीं दे सकते हैं? ये बात रहा। और बल्कि मैं जब से चुनाव प्रक्रिया के साथ एसोसिएटेड हूं, तब हमें टोका गया है, हर जगह में टोका जा रहा था कि भाई जो हिंदुस्तान है, इतना बड़ा आईटी का देश है, इतना टेक्नोलॉजी का देश है, क्या आप इतना नहीं कर पाएंगे कि कोई रिमोट पोजीशन से वोटिंग कर पाए और आपका वोट का नुकसान होता है, लोग अधिकार से वंचित होते हैं? ये सवाल आता रहा है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। उस चुनौती को और वो जो कमी है, उस कमी को नजर में रखते हुए चुनाव आयोग और इसके साथ जो टेक्निकल एसोसिएट्स हैं, उनका एक्सपर्ट्स वगैरह मिलके एक जो RVM जिसको कहा जाता है, उसके साथ मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी के साथ आए हैं और वो देश के सामने, लोगों के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने पेश किया गया है कि इसको आप देखिए, परखिए और इसको आगे बढ़ाने से अगर डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर्स को फायदा होता है तो करना चाहिए। सर, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि अभी फिलहाल प्रोटोटाइप रखा गया है
प्रतिनिधियों के समक्ष, राजनीतिक दलों के समक्ष और अपने सुझाव देने को कहा गया है, वह पहले की जो ईवीएम थी उससे अलग है या उसी का अगला उन्नत संस्करण है? और इस पूरी मशीन की मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों में कुछ के विरोध के स्वर उभरने लगे हैं, तो आशंकाएं कहां कहां जताई जा रही हैं? विरोध अभी तक टेक्नोलॉजी पर नहीं हुआ है। विरोध इस बात पर हुआ है, विरोध नहीं, उन्होंने व्यूज रखा है कि पहले आवश्यकता को ठीक तरह से समझ लें और माइग्रेंट वोटर कौन है उसका डेफिनेशन को ठीक तरह से समझ लें, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पर आएंगे। तो टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से चर्चा इस बार नहीं हुआ है, आगे आगे होगा जरूर। लेकिन मैं आपके प्रश्न के जवाब देते हुए इतना ही बताऊंगा कि ये आज की तारीख में जो ईवीएम है उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और उसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान है। उसमें पहले जो ऐसे माइग्रेंट वोटर होगा उसको अपना गांव या अपने ओरिजिनल क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे रिमोट वोटर के नाम पर डाल दिया जाए, रिटर्निंग ऑफिसर को। उसके बाद डाला जाएगा, उसके बाद एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन जो बनेगा उसमें जाके वोट देना पड़ेगा। वहां जो रिमोट कंट्रोल यूनिट होगा वो इनको तो पहले सारे जितना सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां वोट करेंगे। उसके बाद जो रिकॉर्डेड वोट है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा जो ओरिजिनल होम आरओ रिटर्निंग ऑफिसर उसके पास। और ये जो है वही आज की तारीख में जो चलता हुआ ईवीएम है उसका जितना स्ट्रेंथ है वो स्टैंड अलोन है, टेम्परेबल नहीं है, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है और उसको कोई छेड़खानी हैकिंग करने का सवाल ही नहीं है। यही सब चीज आरबीएम के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान रहा है, इसके लिए उसी हिसाब से उसको टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन किया गया है। और बाकी आपका प्रश्न के शायद पीछे और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट हुआ, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल हुआ, इसमें तो उसको मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस क्या होता है, टेम्पररी एब्सेंस क्या होता है, वो तो सब करना ही पड़ेगा। माइग्रेंट का अच्छी तरह डेफिनेशन करना पड़ेगा जो पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं, और रिमोट वोटर्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा, स्पेशल पोलिंग बूथ बनेंगे और उसमें भी एनवायरमेंट ऐसे बनाया जाएगा जैसे कि उसमें कोई इधर उधर की बात ना हो। और उसके बाद स्टाफ और उनका डिप्लॉयमेंट ठीक रहेगा और मॉडल कोड यहां कैसे लगाया जाएगा वो भी काम होगा। लेकिन ये सब आगे आगे काम है और इलेक्शन कमीशन जैसे अपने तरफ से पक्ष रखा है वो सब काम करने के लिए वो तैयार हैं। निश्चित रूप से, यानी एक समयोचित मांग भी कह सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं या ऐसे असंगठित मजदूर हैं जो अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं या अपने अध्ययन के लिए जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता है और वो योग्य पात्र हैं तो अपने मत का प्रयोग कर सकें अपने निर्वाचन क्षेत्र में। यहाँ पर सर एक चीज ये समझना चाहेंगे कि अभी जो नवीनतम बैठक हुई है उस बैठक में एक राज्य के अंदर ही है या पूरे देश में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र में मत डाल सकता है? अभी की क्या व्यवस्था है? ये जो है अभी राज्य के अंदर ही बात हो रहा है, लेकिन उसमें कोई जो कास्ट इन स्टोन या पूरी तय हो गया है ऐसे बात नहीं है। हर एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा हो रहा है, लेकिन ये बात को जरूर नजर में रखा गया है कि जो 85% माइग्रेंट्स होते हैं वो सेम स्टेट के अंदर ही होते हैं और उन्हीं का पहले अगर उनको एड्रेस किया जाए तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक नंबर को एड्रेस किया जाएगा। देखिए, मैं इसके साथ एक दो चीज बताना चाहूंगा जो कि रिलेटेड है। वो है कि जो सीक्रेसी, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये जो अल्फाज हैं ये इलेक्शन मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ी चीज होता है। तो इसको जरूर कायम किया जाएगा, चाहे ईवीएम हो चाहे आरबीएम हो। होल वोटिंग प्रोसेस में मैटर ऑफ ट्रस्ट जो है उसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इसका ट्रस्ट पूरा नहीं आता है तब तक ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी नहीं। और इलेक्शन कमीशन जानता है कि सबको साथ में लेके ही चलना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वोटर के लिए सहानुभूति रखता है वो इस बात को नाकार कर सकता है। एक्चुअली मुझे सरप्राइज होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी इसका विपक्ष में जाते हैं, क्योंकि इसका नियत, इसका इंटेंशन तो सही है और डोमेस्टिक माइग्रेंट की जो फ्लाइट है और उनके डेमोक्रेटिक राइट को एस्टैब्लिश करके उनको फ्रेंचाइज देने के लिए जो कोशिश है वो जरूर एक कामयाब स्टेप बनकर उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रवासियों के लिए निर्वाचन आयोग की रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।